हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम सरफेस केमिस्ट्री में कॉलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स पढ़ लिया, प्योरीफिकेशन कैसे करते हैं, ऑस्मोसिस हुआ, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, वो सब भी हमने बात कर ली। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड्स। प्रॉपर्टीज़ में हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात की, मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात की, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात की। अच्छा, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमने कहा कि कॉलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली बहुत हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं, एंड दैट रैंडम मूवमेंट जिगजैग मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। और ये बात हम थोड़ी देर में अभी एक्सप्लेन भी करेंगे कि ब्राउनियन मूवमेंट इज द मेन रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोल, और उसी की वजह से स्कैटरिंग भी होती है। क्यों ट्रू सॉल्यूशन और क्यों सस्पेंशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करते, एंड दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट और टिंडल कोन, दे डू नॉट फॉर्म। अच्छा, टिंडल कोन में हमने कहा था कि जब लाइट को पास कराते हैं थ्रू द कॉलॉइडल पाथ, कॉलॉइडल पार्टिकल्स, तो लाइट डिविएट होती है, स्कैटर होती है फ्रॉम द कॉलॉइडल पार्टिकल्स, और उसका पाथ एक कोन के फॉर्म में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड टिंडल कोन। अच्छा, टिंडल कोन बनने के लिए एक दो कंडीशंस भी हैं, वो शायद रह गया था, लिख लो आप। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज थी आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, उसी में लिख लेना ये वाला पॉइंट, तो लिख भी लो। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड only when these two conditions are satisfied। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, और इनमें से एक कंडीशन तो जेई मेन ने पूछ भी ली। कौन सी कंडीशन? फर्स्ट, डायमीटर ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल। कॉलॉइड पार्टिकल कौन? डीपी पार्टिकल, dispersed phase particle, should not be much smaller, मतलब nearly same size का हो, should not be much smaller than the wavelength of light use। भाई, जो आप कॉलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट पास करवा रहे हो उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तो यूज करोगे, तो जो आप डायमीटर है कॉलॉइड पार्टिकल का, दैट शुड बी ऑफ द नियरली सेम साइज ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एम्प्लॉयड। इट शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। एंड सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है दैट शुड बी लार्ज बिटवीन डीपी एंड डीएम। तो लिखो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ refractive indices of DP and DM, DP and DM should have large difference। तो magnitude wise there should be large difference between the refractive index of DP and DM, तब टिंडल इफेक्ट शो होगा। एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट तो दोनों ही हैं, ये जेई ने पूछ भी लिया ये वाला पॉइंट। तो ये हुआ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, जिगजैग मोशन, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोल। ये बात हम कहेंगे। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलॉइडल सॉल्यूशंस, व्हाट? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो लिखो फोर्थ नंबर, कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मान लो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज का। इसी में एक टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये बात तो सब आप जानते ही हो कि सोल पार्टिकल्स आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब जब एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द सोल, तो ये चार्ज पार्टिकल दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं तो विल मूव टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट,
और यदि नेगेटिवली चार्ज है तो विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट. सो मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो लिखेंगे सोल पार्टिकल्स मतलब डीपी पार्टिकल्स आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. अब जैसे आपको मैंने कहा भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे फॉर एग्जांपल मेटल सोल्स एंड मेटल सल्फाइड सोल्स. सोल्स क्या है ये? नेगेटिव चार्ज. याद है कि नहीं? क्लासिफिकेशन में ये बात कह चुके हैं हम. और जैसे एग्जांपल मेटल ऑक्साइड सोल एंड मेटल हाइड्रोक्साइड सोल. These are positive charge. तो सोल पार्टिकल्स आर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज. तो ऑब्वियसली इन सोल सॉल्यूशन पर दो प्लेट इंसर्ट करो, बाहर से एक बैटरी लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो. अंडर द पोटेंशियल difference electric force will be applicable and these charged particles will move towards the respective electrode. This movement of the colloid particles under the electric field is called electrophoresis. एक शब्द इस्तेमाल करेंगे electrophoresis. So what is electrophoresis? Movement of charged colloid particles, डीपी particles. डीपी मतलब क्या? डिस्प्ले पिक नहीं, वो जो व्हाट्सएप पर डिस्प्ले पिक लगा देते हैं. मुझे कुछ समय पहले ही मालूम पड़ा डीपी बोलते हैं उसको. हर चीज का शब्द आ चुका है. मैं थोड़ा पीछे, मतलब इन चीजों में थोड़ा सा मैं कमजोर हूं, बट कोई बात नहीं. अब मुझे भी मालूम है डीपी मतलब डिस्प्ले पिक. यहां पे डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है. तो मूवमेंट ऑफ द चार्ज्ड colloid particle under potential gradient, under potential difference towards respective electrode is called electrophoresis. जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं, ये आपने एक सोल का सॉल्यूशन ले लिया लाइट बेस. मान लो यहां यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया. यहां ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव हो गई, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया. और यहां मान लो आपने कोई सोल ले लिया, As2S3 सोल. अब आपको पता है कि आर्सेनियस सल्फाइड सोल है, नेगेटिव सोल है. तो ऑब्वियसली आप जब की क्लोज करोगे एक पोटेंशियल डिफरेंस एप्लीकेबल हो जाएगा. दोनों प्लेट्स के बीच में ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है. तो ऑब्वियसली जो सोल पार्टिकल्स है, नेगेटिव सोल है, तो किधर मूव करेगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ. तो ये सोल पार्टिकल जो हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टू दिस साइड. So the movement of these charged dp particles towards the respective electrode under the potential difference is called electrophoresis. इसी में एक नया शब्द आता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. व्हाट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस? यही इलेक्ट्रोफोरेसिस है, बट यहीं पर अगर आप एक सेमी परमियल मेम्ब्रेन अप्लाई कर दो और सेमी परमियल मेम्ब्रेन लगा दो और कोलॉइड पार्टिकल्स को जाने मत दो. आप तो जानते हो एसपीएम क्या होता है, आपने लिक्विड सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा होता है कि सेमी परमियल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव अक्रॉस इट बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स. तो एसपीएम लगा दिया. मान लो यहां पे मैं डायग्राम से समझाता हूं, यही डायग्राम मैंने यहां बना दिया.
यहां पर मान लो एक एसपीएम लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और आप तो जानते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये इस तरह की मेम्ब्रेन होती है विच अलाउज ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव अक्रॉस इट बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल, डज नॉट अलाउ डीपी पार्टिकल्स टू मूव अक्रॉस इट। कट तो नहीं गया, एक बार चेक कर लूं जरा मैं, हाँ बच गया, ठीक है। तो डज नॉट अलाउ द डीपी पार्टिकल्स टू मूव अक्रॉस इट। मान लो ये एसपीएम लगा दिया यहां पे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये पूरे में सोल पार्टिकल्स हैं, सोल पार्टिकल्स तो मूव कर नहीं पाएंगे, रुक गए यहां। तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स हैं, दे स्टार्ट मूविंग। डिस्पर्शन मीडियम, भाई ओवरऑल सॉल्यूशन हैज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओवरऑल सॉल्यूशन हैज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर सोल पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम में क्या होगा, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, एंड वाइस वर्स। तो अकॉर्डिंगली यहां पर मान लो यहां पर भी सोल मैंने वो ले लिया, फॉर एग्जांपल AS2S3 सोल, यहां भी वही लिया, आर्सेनियस सल्फाइड सोल, नेगेटिव सोल है, ये तो जा नहीं पा रहा, तो फिर ओवरऑल सॉल्यूशन विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो वो मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो सॉल्वेंट के या डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं टुवर्ड्स, मान लो जैसे एनोड बोला है, सो दिस विल बी कैथोड। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्यों, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू एसपीएम। इलेक्ट्रो क्यों, अंडर द पोटेंशियल ग्रेडियंट और अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो क्या बोलोगे, व्हाट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ dispersion medium particles towards respective electrodes under potential difference is called potential difference through SPM. Under PD मतलब potential difference, under potential difference through SPM, semi permeable membrane, through SPM. तो movement of the DM particles towards the respective electrode under a potential difference through SPM is called electro osmosis. ये डेफिनेशन ही आती है, बस डेफिनेशन याद रहनी चाहिए आपको। तो समझ में आ गई बात। तो ध्यान दो, अगर बीच में SPM लगा दिया आपने, अभी तो SPM नहीं लगाया, तो कंफर्टेबली हु विल मूव, मूवमेंट ऑफ द कॉलॉइड पार्टिकल्स टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। हालांकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी जाएंगे, बट मूवमेंट ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल्स टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स थ्रू SPM under the potential difference is called electro-osmosis. So these are the definitions you should remember. लिखते जाओ ये सब बातें, नोट करिए इस सब पार्ट्स को कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अब मान लो कोई आयन मूव कर रहा है, सोल पार्टिकल्स भी तो मतलब एक तरीके से चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके लिए एक और टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। और मोबिलिटी तो कोई नया टर्म नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ द आयन अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो यहां भी हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ये लिखो पहले पूरी बात, नोट इट डाउन। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीपी के पार्टिकल्स मूव करेंगे उनकी स्पीड क्या होगी अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इट इज द स्पीड ऑफ कॉलॉयड पार्टिकल्स, मतलब डीपी पार्टिकल्स,
अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट द स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉलॉइड पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। यहीं पे एक और टर्म यूज करते हैं हम, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम, और वहां पर हम अमीनो एसिड्स में जहां ज्वेटर आयन की बात करते हैं वहां पर हम ये कहते हैं कि जहां पर ज्वेटर आयन अनचार्ज्ड हो जाए उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पीएच पर हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर यहां क्या मतलब हुआ कि डीपी पार्टिकल्स चार्ज्ड हैं। अब चार्ज्ड हैं तो मूव तो करेंगे ही। अगर बाहर से आपको इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ और इस तरीके से कर दो कि ये डीपी पार्टिकल्स या कॉलॉइड पार्टिकल्स अनचार्ज्ड हो जाएं और ना तो कैथोड की तरफ मूव करें ना एनोड की तरफ मूव करें, बिकॉज दे आर अनचार्ज्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द पीएच इज कॉल्ड व्हाट? Isoelectric point. The pH of solution at which a colloid particle or DP particles the pH of the solution at which colloid particles or DP particles neither move towards cathode nor towards anode under applied potential difference। As the DP particles or colloid particles become uncharged। तो ऐसे pH को, तो the pH of the solution at which colloid particles or DP particles neither move towards cathode nor towards anode under applied potential difference as DP particles become uncharged is called isoelectric point, is called आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ध्यान दो, हम कह रहे हैं मान लो आर्सेनियस सल्फाइड सोल ही है, जिसका पहले एग्जांपल लिया था पिछली स्क्रीन पर, नेगेटिवली चार्ज सोल है, बट ओवरऑल सॉल्यूशन, ओवरऑल एंटायर कंटेंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये याद रखें। तो अगर सोल नेगेटिवली चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज, इक्वल पॉजिटिव चार्ज, ताकि ओवरऑल क्या रहे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब मान लो बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट में मिला दिया, कोई HCl मिला दिया, H2SO4 मिला दिया, ये भी हो सकते हैं। तो pH चेंज होती है और ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर pH पर कॉलॉइड पार्टिकल का चार्ज ही खत्म हो जाए, चार्ज ही ना बचे, और एक बार वो अनचार्ज हो गया तो ना तो कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा, चाहे कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाते रहियो ना जाएगा। तो दैट पर्टिकुलर pH of the solution at which the colloidal particle become uncharged is called isoelectric point। अच्छा, isoelectric point पर सोल becomes unstable and starts coagulation। At isoelectric point soul particles become uncharged and starts coagulation। और प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब यह हुआ कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर सोल अनस्टेबल है। सोल इज अनस्टेबल एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर सोल अनस्टेबल हो जाता है। क्यों? चार्ज ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब चार्ज अगर खत्म हो गया तो दौड़ते भागते अगर पास पास आएगा तो वीक वॉन डर वाल्स फोर्स से चलते वो चिपक जाएगा। तो कॉलॉइडल पार्टिकल का साइज, कॉलॉइडल पार्टिकल जब चिपकते जाएंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी दे विल सेटल डाउन, दे विल बिकम सस्पेंशन। और सस्पेंशन तो अनस्टेबल है।
सस्पेंशन का मतलब ये है कि वो ब्राउनियन मूवमेंट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोल? लेट अस टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सोल। ये पूरी बात नोट करो और हेडिंग लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ सोल। नोट इट डाउन। स्टेबिलिटी ऑफ द सोल के दो मेन कारण हैं। एक तो ब्राउनियन मूवमेंट, क्यों दौड़ते भागते फिर रहे हैं वो, और साथ में दे कैरी द सिमिलर चार्ज ऑन द कॉलॉइड पार्टिकल्स। मतलब सारे कॉलॉइड पार्टिकल्स या तो पॉजिटिवली चार्ज हैं या नेगेटिव चार्ज हैं, और यदि पॉजिटिव चार्ज हैं तो दौड़ते भागते पास पास आएंगे तो रिपल्शन के कारण अगेन दूर हो जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द सोल is attributed mainly to the following। कौन सा फॉलोइंग? फर्स्ट, ब्राउनियन मूवमेंट। अगर ये ब्राउनियन मूवमेंट ही ना होगा तो फिर तो कोएगुलेशन हो जाएगा। कोएगुलेशन का मतलब प्रेसिपिटेशन, तलिए बैठ जाना। कॉलॉइडल पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या कैसे भी चिपक करके तलिए बैठ गया, सस्पेंशन बन गया वो, तो सोल इज अनस्टेबल। तो ब्राउनियन मूवमेंट इज वन रीजन एंड सिमिलर चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉलॉइड या डीपी पार्टिकल्स। सिमिलर चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉलॉइड पार्टिकल्स। अच्छा, चार्ज कहां से आता है कॉलॉइड पार्टिकल्स पर? ये बात लिखेंगे, नोट करेंगे। तो चार्ज ऑन colloid particle is mainly due to preferential adsorption of common ion present in excess। तो देखो क्या बात कर रहे हैं यहाँ, स्टेबिलिटी ऑफ द सोल में स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज एट्रिब्यूटेड मेनली टू द फॉलोइंग ब्राउनियन मूवमेंट, सिमिलर चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉलॉइड और डीपी पार्टिकल्स। चार्ज ऑन कॉलॉइड पार्टिकल्स इज मेनली ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन प्रेजेंट इन एक्सेस। हालांकि चार्ज तो और भी रीजंस की वजह से आ सकता है। ये वाला क्या पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लो सोल बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट मिला रहे हैं और मान लो Ki एक्सेस में है, तो किसका सोल बनेगा? AgI सोल बन जाएगा। AgI सोल कैसे बना? और AgI सोल भी कैसे बनेगा? AgI में भाई Ag ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना, तो Ag प्लस तो खत्म हो गया, AgI बन गया, और AgI कॉमन आयन एब्जॉर्ब करेगा। कॉमन आयन सॉल्यूशन में कौन पड़ा है? दो ही तो आयन है यहाँ, Ag प्लस एंड I माइनस। Ag प्लस तो खत्म हो चुका है, I माइनस एक्सेस में पड़ा हुआ है, तो ये I माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा इस टाइप से। ये कहलाएगा सिल्वर आयोडाइड सोल, नेगेटिव सोल विल बी फॉर्म्ड, प्लस यू विल हैव द पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो ये नेगेटिव सोल बन गया। नेगेटिव सोल कैसे? ये कुछ इस टाइप का सोल बनेगा कि AgI का सोल बन गया, वो सोल एब्जॉर्ब कर लेगा I माइनस I माइनस I माइनस इस टाइप से। ये मेन सोल पार्टिकल हो गए। अच्छा, इसके अराउंड एक और लेयर भी होगी सॉल्यूशन में ओवरऑल सॉल्यूशन हैज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो कौन सी लेयर? अगर ये सोल नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इस पे पॉजिटिव आयन की एक लेयर होगी, कौन? K प्लस, एक्सेस में पड़ा था ना वो। इस तरह का ये है नेगेटिव सोल, AgI I माइनस नेगेटिव सोल। अच्छा, एक सिचुएशन और भी हो सकती थी क्या? अगर मान लो ऐसा हो जाता, अनदर एग्जांपल,
आप KI की रिएक्शन करवाते और AgNO3 एक्सेस में ले लेते, इस बार बनता तो AgI, पर साथ में एड्सॉर्ब कौन होता? कॉमन आयन इन एक्सेस। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन प्रेजेंट इन एक्सेस। तो जो भी प्रेसिपिटेट बनता है वो उस पर एक कॉमन आयन एड्सॉर्ब हो जाता है, और बताया था हमने फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। AgI है, उसका क्रिस्टल्स बने, क्रिस्टल्स के ऊपर कॉमन आयन एड्सॉर्ब हो गया I माइनस आने की वजह से पूरे सरफेस पर सरफेस एनर्जी बढ़ गई, चार्ज आ गया उस पर, टोटल पर नेगेटिव, रिपल्शन मारेंगे, फ्रेगमेंटेशन होता है, टूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल में, एंड यू गेट द सिल्वर आयोडाइड सोल, ऑफ कोर्स नेगेटिवली चार्ज सोल। बट इस बार कॉमन आयन कौन सा है जो एक्सिस में है? Ag+। समझ लो KI खत्म हो गया, AgNO3 AgI बना, AgI और सॉल्यूशन में कौन सा कॉमन आयन पड़ा है? दो ही तो आयन है AgI में, प्रेसिपिटेट में, Ag+ एंड I तो खत्म हो चुका है, Ag+ एक्सेस में था, तो ये Ag+, ये पॉजिटिव सोल हो गया। और इसको आप यूं भी शो कर सकते हो लाइक दिस, मान लो AgI और उसके ऊपर एड्सॉर्ब्ड है कौन? Ag+, जैसे वहां I- था एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, सो दिस इज द कॉमन आयन एड्सॉर्ब्ड। अब ओवरऑल सॉल्यूशन विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सोल पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसके अराउंड एक लेयर बनेगी, और वो लेयर कौन सी? कौन सा आयन? नाइट्रेट आयन की। तो नाइट्रेट आयन एक और लेयर बना लेगा लाइक दिस। और ये था जैसे ये क्या हो गया था? नेगेटिव सोल, और ये वाला कौन सा सोल होगा? पॉजिटिव सोल। तो ये पॉजिटिव सोल है। सिल्वर आयोडाइड कैन फॉर्म द पॉजिटिव सोल, सिल्वर आयोडाइड कैन फॉर्म द नेगेटिव सोल। इट इज हाउ यू आर प्रिपेयरिंग द सोल, कौन एक्सेस में लिया है उसके बेसिस पर। अब यहां देखो, यहां पर ये इनर लेयर जो बनती है, जैसे यहां AgI है, I- एड्सॉर्ब हो गया, नेगेटिवली चार्ज सोल है। मेनली सोल का मेन कंपोनेंट तो यही है, बट अगर सोल मजे में है, स्टेबल है, कोई अटैक नहीं कर रहा, तो अब ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन में K+ पड़े हुई हैं, तो K+ क्या होंगे? विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव सोल, एंड इसके अराउंड एक लेयर बना लेंगे, एंड दिस आउटसाइड लेयर इज कॉल्ड डिफ्यूज लेयर। लूजली हेल्ड लेयर, डिफ्यूज लेयर, लूजली हेल्ड लेयर। और ये जो अंदर वाली लेयर है, ये स्ट्रॉन्ग लेयर है, इट इज कॉल्ड रिजिड और फिक्स्ड लेयर। अब ये ऑब्वियस ही बात है, इनर लेयर नेगेटिव चार्ज, आउटर लेयर पॉजिटिव चार्ज, और जहां जहां चार्ज सेपरेशन होता है वहां एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ये भी लिखेंगे, इस पे भी जेई ने सवाल पूछा है, लिखेंगे तो सही, पहले जगह तो मिले। एक काम करो, जरा हटाइयो इसको, ऊपर वाले पोर्शन को, मैं जरा पानी पीऊं। जैसे यहीं पे आओ तो यहां पर एक बात बोलोगे कि अच्छा, इसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो लिख भी दो इसको, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। नाम से मालूम पड़ रहा है, अंदर एक लेयर है जिसे हम फिक्स्ड लेयर बोलते हैं, रिजिड लेयर, और बाहर वाली लेयर एक डिफ्यूज लूजली हेल्ड लेयर है जो आसानी से बाहर से कोई मिलाओगे, कुछ मान लो अटैक करवाओगे किसी इलेक्ट्रोलाइट से, सबसे पहले ये लेयर साथ छोड़ के भागेगी। बट स्टिल जब अगर सॉल्यूशन अगर स्टेबल है, बाहर से कोई अटैक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिला रहे हो आप, तो इस तरह की सिचुएशन जनरेट हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। एंड in between the fixed layer and diffused layer there exists a potential difference because of the charge separation, and this potential difference is called electrokinetic potential or zeta potential. zeta potential
तो लिखो इन हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर there exists a potential difference between fixed layer and diffused layer. Diffused layer, this potential difference is called जीटा पोटेंशियल. इंपॉर्टेंट टर्म है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पोर्शन पूरा इंपॉर्टेंट चल रहा है. दिस इज ऑल्सो ऑल इंपॉर्टेंट. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल. ऑब्वियसली ये पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियसली अट्रैक्शन बिटवीन द इनर लेयर मतलब फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर उतना स्ट्रांग होगा. इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट का अटैक आसान नहीं होगा. तो जीटा पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा सोल उतने ज्यादा स्टेबल होगा. तो कह भी सकते हैं हायर इज जीटा पोटेंशियल. हालांकि जीटा पोटेंशियल एक स्मॉल वैल्यू होती है. जीटा पोटेंशियल इज नॉट ए लार्ज वैल्यू. ये कोई बहुत स्ट्रांग पोटेंशियल थोड़ी है बिटवीन द डिफ्यूज लेयर एंड द फिक्स्ड लेयर, बट स्टिल एक स्मॉल वैल्यू है, बट इट कंट्रीब्यूट्स इन स्टेबिलिटी ऑफ द कॉलॉइड. तो हायर इज द जीटा पोटेंशियल, greater will be its contribution in stability of colloid. लिखना बहुत पड़ता है इस चैप्टर में, जैसे इनऑर्गेनिक, जैसे आयनिक थर्मो हुआ. कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मेन फॉर्मूले बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ और बच्चों से बोलो करो क्वेश्चन सॉल्व. अब यहाँ तो सारी बातें लिखनी पड़ेंगी आपको. हालांकि सब एनसीईआरटी से है, बट एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर. एनसीईआरटी फिर भी लाइन बाय लाइन जरूर पढ़नी है, हमारे पढ़ाने के बाद भी जरूर पढ़नी है. तो हायर इज द जीटा पोटेंशियल, ग्रेटर विल बी इट्स कंट्रीब्यूशन इन द स्टेबिलिटी ऑफ सोल. सोल की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा. ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नोट करिए सब, ये इंपॉर्टेंट था. हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर. अच्छा, साथ ही साथ मेन रीजन फॉर द चार्ज ऑफ सोल इज बिकॉज ऑफ द एड्सॉर्प्शन ऑफ द कॉमन ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. जैसे मान लो अगर आप मिसल्स फॉर्मेशन की बात करो, सोप में सोडियम स्टीयरेट है, पानी में घोलोगे तो पता चलेगा कि आयनों में टूट गया. सोडियम आयन अलग हो गया और स्टीयरेट आयन अलग हो गया, तो हो गया ना चार्ज कॉलॉइड पार्टिकल. तो इन सोप डिटर्जेंट, in soap detergent, charge on sole is due to ionization of electrolyte और सोल पार्टिकल. जैसे कौन, RCONA. तो इस तरह का सोल पार्टिकल है. तो इन सोप डिटर्जेंट चार्ज ऑन द सोल इज ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो मिलाया है आपने. तो चार्ज के कई रीजन हो सकते हैं, बट द मेजर रीजन इज एड्सॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन बाय सोल पार्टिकल्स एंड देन फ्रेगमेंटेशन कॉल्ड पेप्टाइजेशन. तब बनता है वो चार्ज्ड सोल. पूरी बात नोट करो. ये सब, ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट था. पिछले आधे घंटे की जो बात आज हम जो कह रहे हैं, दिस हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट हियर कोएगुलेशन ऑफ सोल. व्हाट इज द मीनिंग कोएगुलेशन? कोएगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन. सोल के पार्टिकल्स दौड़ भाग कर रहे थे, स्टेबल थे, चिपका के नीचे बैठा देना, प्रेसिपिटेट बना देना, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन ऑफ सोल. पूरी बात नोट करो, स्क्रीन साफ करेंगे. हेडिंग लिखो, कोएगुलेशन ऑफ सोल.
कोएगुलेशन ऑफ सोल इज अल्टीमेटली द प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल, मतलब सोल पार्टिकल्स को एग्रीगेट बनवा करके प्रेसिपिटेट करवा देना इज कॉल्ड कोएगुलेशन। तो लिखो द प्रेजेंस ऑफ बिल कैसे लिखो, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज added in larger concentration to sole solution, the sole particles take up the ion of electrolyte which is opposite in charge and thus gets neutral soul particles start aggregating through van der Waals forces of attraction and precipitate और कोएगुलेट। पूरी बात लिखी है मैंने, सुनो क्या बात। अच्छा एक बात ध्यान दो, नोट दैट a small amount of electrolyte is needed for stability of soul. But adding electrolyte in larger concentration causes coagulation. सुनो क्या बात कह रहे हैं। When electrolyte is added in the larger concentration of the sole solution, the sole particles take up the ion. देखो क्या कह रहे हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाया in the larger concentration to the sole solution, sole will be either positive charge or negative charge. Sole particles, the sole particles will take up the ion of electrolyte which is opposite in charge. Obviously, अगर सोल नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा आयन पकड़ेगा, पॉजिटिव आयन पकड़ेगा और क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। वंस इट बिकम्स न्यूट्रल, द सोल पार्टिकल्स स्टार्ट एग्रीगेटिंग थ्रू द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन विल अकर। क्यों, बहुत ज्यादा पार्टिकल हो गए तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी दे विल सेटल डाउन एंड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन विल अकर। छोटी मोटी मात्रा नहीं, थोड़ी लार्जर अमाउंट में मिलाने पर। तो दिस इज द कोएगुलेशन। अच्छा यहीं पे टर्म डिफाइन करते हैं, फ्लॉक्यूलेशन। पहले पूरी बात नोट करो, एक और टर्म यूज करते हैं, फ्लॉक्यूलेशन। कोएगुलेशन ऑफ सोल का मतलब सोल पार्टिकल्स को चिपका करके तली में प्रेसिपिटेट करवा देना, अनस्टेबल कर देना। फ्लॉक्यूलेशन एक शब्द यूज करते हैं, फ्लॉक्यूलेशन क्या है फ्लॉक्यूलेशन? व्हेन एसोसिएटेड colloid particles or coagulated particles, Soul particles can be broken into particles of colloidal size
particles of colloidal size just by shaking. ये अब कहलाएगा फ्लॉक्यूलेशन। ऐसे ही होता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब व्हेन associated या coagulated colloid particles cannot be broken, cannot be, can be broken into particles of colloidal size. By just shaking. जरा सुनियो क्या बात कर रहे हैं यहां पर। फ्लॉक्यूलेशन कोएगुलेशन दोनों का मतलब वैसे तो सेम सेंस है। मान लो आपने कोलॉइडल सोल है, सब मजे में है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी हेल्महोल्ट्ज डबल बनी हुई है। मान लो सिल्वर आयोडाइड का नेगेटिव सोल है तो बाहर पता चला पोटेशियम की लेयर भी है, बट पोटेशियम की लेयर जब तक ही है जब तक कोई बाहर से अटैक नहीं कर रहा। आपने मान लो इस सोल को कोएगुलेट कराने के लिए बाहर से इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया कुछ, तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर क्या होगा, सोल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन को पकड़ करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल होगा तो चार्ज जैसे ही खत्म हुआ कोलॉइडल पार्टिकल दौड़ते भागते हुए पास आएंगे। और अब तो अभी तक तो सेम चार्ज था तो दौड़ते भागते पास में आ रहे थे, रिपेल मार के फिर अलग हो गए, स्टेबल हैं। अभी तो उन पर चार्ज रहा ही नहीं, न्यूट्रल पार्टिकल हैं, दौड़ते भागते पास में आए, पता चला अरे कोई चार्ज नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा बीच में और वो डबल साइज के हो गए, ट्रिपल साइज के हो गए। और 150 जैसे ही कोलॉइडल पार्टिकल मिलेंगे और वो एक बड़ा ग्लोब्यूल बनाएंगे एंड दैट ग्लोब्यूल विल फॉल इनटू द साइज रेंज ऑफ सस्पेंशन एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन। कोएगुलेशन में लकर ठीक है, आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, कोएगुलेशन स्टार्ट हो गया। कोएगुलेशन फिर आपने वापस से उसको अच्छे से शेक कर दिया, वापस से वो कोएगुलेट वापस से कोलॉइडल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए तो फ्लॉक्यूलेशन, ना हो तो कोएगुलेशन। तो इसका मतलब कोएगुलेशन जब टर्म हम यूज करते हैं जब प्रेसिपिटेशन हो चुका है, कोएगुलेशन हो चुका है और उसे वापस से जस्ट बाय शेकिंग यू कैन नॉट रिकन्वर्ट इनटू द कोलॉइड पार्टिकल्स। Flocculation means when the process can be reversed and the coagulated Soule particles can be reconverted into the colloidal salt छोटे वाले particles। आई बात समझ में? So this is the difference between flocculation and coagulation, but both have the same sense, but there is a difference like this। नोट करेंगे इसको। यहीं पे एक आता है, अब बात आती है coagulation of lyophobic Soule कैसे कराते हैं, तो लिखो वेरी इंपॉर्टेंट करके, coagulation of lyophobic Soule, lyo can be done by, कैसे कैसे कोएगुलेशन करवा सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन। And then by addition of electrolyte by boiling। So these are the ways in which you can cause the coagulation of the lyophobic Soule। कैसे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। सर इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होगा, क्यों ना होगा? मान लो आर्सेनियस सल्फाइड सोल का एग्जांपल लिया था मैंने, वो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस डिफाइन कर रहे थे, हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें 2 प्लेटें इंसर्ट की, बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, एक प्लेट पॉजिटिव हो गई एक नेगेटिव हो गई, और मान लो आर्सेनियस सल्फाइड का नेगेटिव सोल था एग्जाम्पल के लिए। अब नेगेटिव सोल है तो वो नेगेटिव, एक प्लेट पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव सोल वाला जो है वो जाएगा और जाकर के वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल होते ही फिर और पीछे से पार्टिकल आ रहे होंगे,
आर्सेनियस सल्फाइड के अगर पार्टिकल्स अगर न्यूट्रल हो जाएंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे तो चिपकने शुरू हो जाएंगे, चिपक जाएंगे तो अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी व्हेन दे बिकम लार्जर दे विल सेटल डाउन, कोएगुलेशन अकर्ड। अच्छा मान लो पॉजिटिव सोल ले लो कोई, मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव सोल है पानी के अंदर, पानी डिस्पर्शन मीडियम है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव सोल है, दो प्लेट इंसर्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया, एक पर नेगेटिव चार्ज एक पर पॉजिटिव चार्ज, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड तो पॉजिटिव सोल है, अंडर द पोटेंशियल ग्रेडियंट किधर दौड़ेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेगा तो कहां दौड़ के जाएगा, नेगेटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर, और नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज सोल उन इलेक्ट्रॉनों को खा करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और न्यूट्रल होते ही क्या होगा, पीछे से और भी पार्टिकल आ रहे होंगे, वो भी न्यूट्रल होंगे, आने के बाद न्यूट्रल चिपकते जाएंगे, लार्जर ग्लोब्यूल बनाएंगे, अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी दे विल सेटल डाउन, कोएगुलेशन अकर्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, एक पॉजिटिव सोल लो एक नेगेटिव सोल लो, दोनों को मिलाओ, दोनों को न्यूट्रल करो, बैठा दो नीचे, बैठ, तो लिखो व्हेन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल आर मिक्स्ड, तो ऑब्वियसली दे विल न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ ईच अदर and accordingly they will become uncharged particles, coagulation will occur by addition of electrolyte। बताया ही हमने कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो सोल पार्टिकल्स टेक अप द अपोजिटली चार्ज्ड आयन एंड बिकम न्यूट्रल, न्यूट्रल होते ही नीचे बैठ जाएगा, and by boiling also we can do। so these are the methods of coagulation of the lyophobic soul, these are the methods you should remember। इस पे भी जेई ने क्वेश्चन, अरे लिमिटेड तो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आना है, ढूंढ के वही एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछते हैं, पूरी बात नोट करो, इसी में आएगा हार्डी-शुल्ज रूल, तो लिखो हेडिंग हार्डी-शुल्ज रूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, इस पर जेई ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, हार्डी-शुल्ज रूल। हार्डी-शुल्ज रूल इज ऑल अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ द सोल। तो किसी सोल सॉल्यूशन को कोएगुलेट कराते हैं तो क्या बोलते हैं यहां पर, कोएगुलेशन पावर of an electrolyte is linked with the valency of ion causing coagulation of soul। Higher is the valency of ion of electrolyte causing coagulation, हायर इज द वैलेंसी, जितनी वैलेंसी होंगी तो कोएगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होगी, ग्रेटर विल बी द कोएगुलेशन पावर। ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी है, कोएगुलेट करवा रहा है, कौन करवा रहा है कोएगुलेट, सोल को कोएगुलेट करवाना है, कौन कराएगा, इलेक्ट्रोलाइट कराएगा, तो कोएगुलेशन पावर इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा जैसे कोई नेगेटिवली चार्ज सोल है और बाहर से इलेक्ट्रोलाइट मिला रहा हो, तो नेगेटिवली चार्ज सोल को कोएगुलेट कराने में इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा आयन काम में आएगा, पॉजिटिव आयन, अपोजिटली चार्ज्ड आयन, तभी तो वो न्यूट्रल बनेगा। तो कोएगुलेशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज लिंक्ड विद द वैलेंसी ऑफ द आयन कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ द सोल। Higher is the valency of the ion of electrolyte causing coagulation, greater will be the coagulation power of the electrolyte। और कौन सा आयन इलेक्ट्रोलाइट को कोएगुलेट करते, कौन सा आयन इलेक्ट्रोलाइट को कोएगुलेट करेगा सोल को, अपोजिटली चार्ज टू दैट ऑफ सोल। अब ये समझने की बात है, ये समझ जाना।
तो इस बात के ऊपर कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल टू कोएगुलेट negative soul which is more effective, तो positive ion will be effective. Al3 plus is more effective than barium 2 plus is more effective than potassium. Decreasing value of coagulation power, अगर नेगेटिव सोल है तो कौन इफेक्टिव होगा कोएगुलेशन कराने के लिए? पॉजिटिव चार्ज्ड आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ कोएगुलेशन पावर, तो कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी? Al3 प्लस की। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, टू कोएगुलेट As2S3 सोल विच इज मोस्ट इफेक्टिव। मान लो ये छोटा सा सवाल है, ये अलग चीज थी। जैसे A K4FeCl6, जैसे B AlCl3, जैसे C मान लो बेरियम क्लोराइड ले लो, जैसे मान लो बेरियम नाइट्रेट, जैसे D मान लो कुछ ऐसे बोल दिया जैसे Na3PO4। बताओ कौन सा आंसर? आप ही बताओ, आप ही बताओ। सर इसमें ये तो पता चल ही रहा कि ये सोल नेगेटिव है या पॉजिटिव। अरे क्यों ना पता चल रहा, पढ़ाया हुआ है। मेटल सोल्स एंड सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज। सल्फाइड सोल है, आर्सेनियस सल्फाइड सोल नेगेटिवली चार्ज सोल है, और नेगेटिव सोल के लिए हु इज मोर इंपॉर्टेंट? पॉजिटिव आयन विल कॉज द कोएगुलेशन। और पॉजिटिव आयन में वैलेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? यहाँ तो K प्लस, यहाँ बेरियम 2 प्लस, यहाँ Na प्लस, और यहाँ पर यहाँ ये ले लो AlCl3, करेक्शन कर लो AlCl3। ऑब्वियसली आंसर इज बी। क्यों? नेगेटिव सोल है। तो सॉल्यूशन में लिख भी दो As2S3 नेगेटिव सोल। तो फिर हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? कैटायन विल बी रेस्पॉन्सिबल। यही ना पता हो कि आर्सेनियस सल्फाइड सोल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हो गया क्वेश्चन, ना होने का है। तो इसलिए चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल इज इंपॉर्टेंट। मैं समराइज कर रहा हूं फिर। मेटल सोल्स एंड सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ब्लड इज ऑल्सो ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज्ड। हिमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। हाइड्रोक्साइड सोल्स एंड मेटल ऑक्साइड सोल्स आर यूजुअली पॉजिटिवली चार्ज्ड। कर दिया मैंने समराइज, लिखा हुआ है आपके पास। तो इसका मतलब नेगेटिव सोल था, पॉजिटिव आयन रेस्पॉन्सिबल होंगे। सबसे ज्यादा वैलेंसी कहाँ है? Al3 प्लस। यहाँ वैलेंसी 3 है, यहाँ वैलेंसी 1 है, यहाँ वैलेंसी 2, अगेन यहाँ वैलेंसी 1। सो गाइज ये था हार्डी-शुल्ज रूल। जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं बेस्ड ऑन हार्डी-शुल्ज रूल। नोट करें इस सबको।